हेलो हाय गाइस। मेरा नाम है ज्योति और आज मैं आपको एक नया सिलेबस स्टार्ट करवाने वाली हूँ जिसका नाम है हिंदी मौखिक और लौकिक साहित्य। ठीक है, सबसे पहले आज की हम डेट डालते हैं। ठीक है, आज की डेट है 25 सितंबर 2020। ओके, तो आज से हम एक नया पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी कवर अप करेंगे क्योंकि इसका जो पेपर है, जो सिलेबस है, बहुत ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिंदी मौखिक और लौकिक साहित्य, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो बता देते हैं 5th सेमेस्टर। और ये कौन सा है? ये पेपर है जो कि हमारा नॉर्मल पेपर नहीं है, एडिशनल पेपर है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें 4 इकाई। जो सबसे पहली इकाई है मौखिक साहित्य की अवधारणा, सामान्य परिचय, मौखिक साहित्य और लिखित साहित्य का संबंध। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही है मौखिक साहित्य की अवधारणा। मौखिक साहित्य क्या होता है? जो लोक साहित्य होता है, जो मोस्टली हमें कॉपी किताबों में नहीं मिलता है, हमें मौखिक रूप से यानी कि लोगों की ज़बान पे मिलता है। जो लोग अपने गांव की कहानियाँ सुनाते हैं, जो किस्से कथाएं होती हैं, जो नाटक होते हैं, वो सब होता है यहाँ पे मौखिक साहित्य। यानी कि जो मुँह ज़बानी लोग एक के द्वारा दूसरा जो व्यक्ति है वो याद करता है, वो होता है मौखिक साहित्य। ठीक है, तो हम उसका यहाँ पे सामान्य परिचय पढ़ेंगे पहली इकाई में। मौखिक साहित्य और लिखित साहित्य का संबंध। क्या कि जो मौखिक साहित्य यानी कि जो बोला गया साहित्य है, ठीक है, लोगों के द्वारा जो रचा गया और जो मुँह ज़बानी याद किया हुआ वो साहित्य, और लिखित साहित्य यानी कि जो लिख के जो साहित्य बनाया गया, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट इकाई के अंदर साहित्य के विविध रूप, जिसमें लोकगीत आएगी, लोक कथा है, साहित्य यानी कि साहित्य आखिर हमारे साहित्य में कौन कौन से रूप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें लोकगीत आता है, लोक कथा आती है, लोक गाथाएँ आती हैं, लोक नाट्य आता है, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ, बुझावे और मुहावरे, हिंदी प्रदेश की जनपदीय बोलियाँ और उनका साहित्य। ठीक है, तो यहाँ पे जनपदीय बोलियाँ यानी कि जो मोस्टली बोली जाती है भाषाएं हिंदी प्रदेश में। हिंदी प्रदेश क्या आ जाता है? उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र आते हैं, जिसमें राजस्थान थोड़ा आधा आधा आता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो क्षेत्र आते हैं ये सब क्या होते हैं? हिंदी भाषी प्रदेश है। तो इनमें जो बोली गई भाषा है और उनका साहित्य हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, उनका साहित्य क्योंकि उन्हीं सभी क्षेत्रों से संबंधित यहाँ पे लोकगीत और लोक गाथाएँ सम्मिलित हैं। ठीक है, तो उन सबका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। और मौखिक साहित्य और समाज। ठीक है, मौखिक साहित्य और समाज के मध्य में क्या संबंध हैगा, हम वो पढ़ेंगे फर्स्ट इकाई में। फिर उसके बाद हमारी सेकंड इकाई आती है। ठीक है, सेकंड इकाई में क्या है? लोकगीत है, वाचिक और मुद्रित। वाचिक होता है यानी कि जो बोला गया है, मुद्रित यानी कि जो कॉपी किताबों में जो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, मुद्रण। तो इसमें हम लोकगीत पढ़ेंगे। लोकगीत जो गीत गाए जाते हैं गाँवों में, ठीक है, वो गीत, जिसमें संस्कार गीत में सोहर, विवाह, मंगल गीत इत्यादि है। फिर सोहर में भोजपुरी, ठीक है, जिसमें भोजपुरी संस्कार गीत आएगा, जो श्री हंस कुमार तिवारी जी द्वारा बिहार राष्ट्र भाषा परिषद किताब का नाम है। ठीक है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, जिसकी पृष्ठ संख्या 8 है और गीत संख्या 4 है। अगर आपको ढूंढना है ऐसे, अगर आपको नेट पे नहीं मिलता तो आप बुक खरीद के उसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोहर अवधि। ठीक है, जिसमें हिंदी प्रदेश के लोकगीत हमें मिलेंगे। और ये किसने किताब है? कृष्णदेव उपाध्याय जी की। और पेज नंबर है 110, 111, साहित्य भवन इलाहाबाद। ठीक है, फिर उसके बाद है यज्ञोपवित्र। यज्ञोपवित्र जानते हो कि एक संस्कार होता है। अब ये हमें कहाँ मिलेगा? ये भारतीय लोक साहित्य परंपरा और परिषद नामक किताब में मिलेगा, जिसे लिखा है विद्या सिंह जी ने, और पृष्ठ संख्या 88 और 89 है। फिर है विवाह संबंधी गीत, जो कि भोजपुरी में है। अब हमें किसे मिलेंगे? भारतीय लोक साहित्य परंपरा और परिदृश्य किताब का नाम है। ठीक है, और इसके राइटर जो है वो है विद्या सिन्हा, जिनके पृष्ठ संख्या 116 पे हमें ये गीत देखने को मिलेगा। फिर है ऋतु संबंधी गीत। ऋतु संबंधी गीत में 12 मासा, होली, चैती और कजरी नाम के हैं। ये सारे गीत हम पढ़ेंगे इस सिलेबस में। फिर हिंदी प्रदेश के लोकगीत, जिसमें किताब का नाम है, ठीक है, हिंदी प्रदेश के लोकगीत, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा, जिसकी पृष्ठ संख्या 205 में हमें गीत देखने को मिलेंगे। हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य, जो शंकर लाल यादव जी द्वारा लिखा गया है, और पृष्ठ संख्या 231वें पेज पे हमें मिलेगा गीत। ठीक है, फिर है वाचिक कविता है, जो भोजपुरी की है। ठीक है, और वो पंडित विद्या निवास मिश्र जी द्वारा जो रचित बुक है, उसमें हमें मिलेगा पेज नंबर 51 पे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है? श्रम संबंधी गीत, और जिसमें श्रम के गीत गाए गए हैं, जिसमें कटनी, जतसरी, देवनी, रोपनी आदि। कटनी के गीत है, अवधि के गीत है, जो कि हिंदी प्रदेश
के लोकगीत नामक किताब में मिलेगा। इसके जो राइटर है कृष्णदेव उपाध्याय है। पेज नंबर 134 एंड 135 यानी कि 134 और 135वें पेज नंबर पे मिलेगा। फिर जत सारी गीत है वो भोजपुरी में है और ये भारतीय लोक साहित्य परंपरा में भी मिलेगा। भारतीय साहित्य परंपरा और परिदृश्य, इसके जो राइटर है वो है विद्या सिन्हा और इनका जो बुक का जो पेज नंबर है 140 और 141। फिर है विविध गीत जिसमें घुंघटी कुमाऊनी ये सब है और कविता कौमुदी है। फिर है ग्राम गीत जो कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है और पेज नंबर 802 और 803 पे हमें देखने को मिलेगा। फिर जो इकाई थर्ड है, इकाई थर्ड में हमें क्या पढ़ना है? इकाई थर्ड में हम लोक कथाएं, लोक गाथाएं और विद्या का सामान्य परिचय तथा प्रसिद्ध लोक गाथाओं और लोक गाथाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो मोस्टली लोक फेमस कथा है वो है अल्लाह, लोरिक, सारंग, सदावृक्ष, बिहुला। ये सारी जो है कहानियाँ हैं जो हम पढ़ेंगे। फिर राजस्थानी लोक कथा नंबर 2, ठीक है, कि यहाँ पे किताब का रेफरेंस दिया गया है कि आपको कौन कौन सी किताब में मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो कि पंडित राहुल संस्कृत यायन जी ने लिखा है और इसके पेज नंबर 10 और 11 पे आपको मिल जाएगा। फिर है 16वां भाग मालवी लोक कथा नंबर 2, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास पंडित राहुल संस्कृत यान, पेज संख्या 461 और 462। इस पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये मालवी वाली लोक कथा मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद है अवधि की लोक कथा जिसकी कथा का नंबर 2 है, ठीक है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास पंडित राहुल संस्कृत यायन, पृष्ठ संख्या 187 एंड 188, ठीक है। फिर इसके बाद हम चौथी इकाई जो पढ़ेंगे, चौथी इकाई थोड़ी लेंथी है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें लोक नाट्य है। लोक कथा और लोक गाथा तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती लेकिन लोक नाट्य ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो जो लोक नाट्य है उसमें उसकी विधा का परिचय, आखिर लोक नाट्य है क्या, उस विधा का परिचय। फिर विविध भाषा क्षेत्र के विविध नाट्य रूप और शैलियाँ, ठीक है, कि उसमें कौन सी शैलियों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि लोक यानी कि जन सामान्य से रिलेटेड है तो उसकी शैली जो होती है वो सामान्य से थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है, सामान्य से अलग हो जाती है इसलिए क्योंकि वो नॉर्मली लोग जो हमेशा यूज़ करते हैं जिससे हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं, इसलिए वो थोड़ी अलग हो जाती है। तो इसमें कौन कौन से हम नाटक पढ़ेंगे, जिसमें रामलीला है, रासलीला है, मालवा का नाच है, राजस्थान का ख्याल है, उत्तर प्रदेश की नौटंकी है, भांड है, रासलीला है, बिहार के विदेशिया है, हरियाणा सांगा है, ठीक है, ये सब नाटक है, ओके, जो हम पढ़ेंगे। फिर इसके आगे पढ़ते हैं, आखिर ये सब आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगा। ये पाठ का जो रेफरेंस है यहाँ पे वो है संक्षिप्त पद्मावत, इसमें पद्मावत भी ऐड है। तो पद्मावत जो है वो है सांगा रांगनी का है, जिसकी जो पेज नंबर की जो संख्या है वो 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 28, 34, 37, 38, 43, 58, 60 और 67, जो कि लक्ष्मीचंद ग्रंथावली में आपको मिल जाएगी। प्रोफेसर पूरन चंद शर्मा हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा ये रचित है, ठीक है। फिर है विदेशिया, ये भी थोड़ा लंबाएगा, ये भिखारी जी द्वारा रचित है, भिखारी ठाकुर, और कृत क्या है, लोकनाट्य। इनकी जो रचना है, रचना का नाम है लोकनाट्य, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस खत्म हो जाता है तो आज हम पहली इकाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरी फर्स्ट इकाई पूरी कंप्लीट है तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में तो नहीं करा सकती लेकिन फिर भी आधा इकाई तो कंप्लीट करवा सकती हूँ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। हेलो, हाय, चलिए पहली इकाई पता है ना, मौखिक साहित्य। मौखिक साहित्य जो मुँह ज़बानी लोगों को याद रहती है वो साहित्य, ठीक है। और ये हिंदी साहित्य से बिल्कुल अलग है। हिंदी साहित्य में तो धीरे धीरे परिवर्तन आए। हम काव्य शास्त्र उसमें देखते हैं कि छंद रचना ये सब उसमें पहले से ही तय होता है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा साहित्य रचेगा, ठीक है। और साहित्य हम देखते क्या है कि लोगों द्वारा नामकरण दिया जाता है, वो सब साहित्य। लेकिन ये जो मौखिक साहित्य है ये नॉर्मल साहित्य से बिल्कुल अलग है। ये मौखिक साहित्य ये जन सामान्य है, ठीक है। हम रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल ये सब पढ़ते हैं, आधुनिक काल पढ़ते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ गिने चुने लोग होते हैं, वो अपनी रचनाएं करते हैं और वही फेमस होती है, हम वही देखते हैं हिंदी साहित्य में। लेकिन ये जो मौखिक साहित्य है इसमें इसका लेखक ही अज्ञात है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये कि आखिर मौखिक साहित्य को रचा किसने वो गीत बनाया वही अज्ञात होता है, उसका कोई नाम नहीं होता, बस ये साहित्य होता है, ठीक है। तो इसका हम पहले बढ़ते हैं आखिर मौखिक साहित्य। समझ में आया ना मौखिक साहित्य किसे कहते हैं? मौखिक साहित्य वो है जो गाँव में लोग नॉर्मली बोलते हैं, जो गीत गाते रहते हैं, ठीक है। वो कोई उनका कोई सभ्यता नहीं होती। सभ्यता मीन्स कि ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, पीना है, एक तरह से जो दिखावा होता है ना वो दिखावा नहीं करते, ठीक है। ये होता है मौखिक, जो मुँह जुबानी, जो जन सामान्य गाँव के लोगों की भाषा,
गाँव में जो जीवन होता है उसका यहाँ पे वर्णन हमें देखने को मिलता है मौखिक साहित्य में। चलिए आगे पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ। साहित्य के विविध रूप, जिसमें लोकगीत आता है, लोक कथा, लोक गाथा है, लोक नाट्य, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ और बुझैवल, मुहावरे, जो कि हिंदी की जनपदीय बोलियाँ और उनका साहित्य, मौखिक साहित्य का समाज में हमें ये सब देखने को मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि आखिर साहित्य होता क्या है। साहित्य का मतलब आपको पता है ना, साहित्य का सिंपल अर्थ होता है सुहित, यानी कि जहाँ पे सभी का हित हो उसे हम साहित्य कहते हैं। ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं ज्ञान राशि का संचित कोष का नाम ही साहित्य है। ठीक है। जहाँ पे ज्ञान हो, ज्ञान नामक राशि का जहाँ पे संचय किया जाए वो ही साहित्य है, ऐसा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ठीक है। फिर अंग्रेजी में अगर हम देखते हैं तो साहित्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर, अगर हम हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो हम मोस्टली वहाँ पे लिटरेचर शब्द यूज़ करते हैं। वहाँ पे ये नहीं कहते कि मैं हिंदी साहित्य पढ़ रहा हूँ या फिर मैं अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहा हूँ, नहीं। वो सब कहते हैं मैं हिंदी लिटरेचर कर रही हूँ, मैं इंग्लिश लिटरेचर कर रही हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं। क्योंकि वो साहित्य को वहाँ पे इंग्लिश का शब्द यूज़ करते हैं, वहाँ पे लिटरेचर शब्द को डालते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर जी की साहित्य को लेकर जो उन्होंने परिभाषा दी है हम वो पढ़ते हैं। ठीक है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी क्या कहते हैं? साहित्य शब्द ऐसे साहित्य के मिलने का एक भाव देखा जाता है, वह केवल भाव का, भाषा का, ग्रंथ का मिलन नहीं है, किंतु मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का, अत्यंत अंत का करण का मिलन भी है, जो कि साहित्य के अतिरिक्त अन्य से संभव नहीं है। ठीक है। तो क्या कहा कि साहित्य का मतलब ये नहीं है कि जो भाव से भाव का, भाषा से भाषा का, ग्रंथ से ग्रंथ का मिलन हो, नहीं है। उन्होंने कहा है इसमें क्या मनुष्य का मनुष्य के साथ साक्षात्कार होता है। साहित्य में मनुष्य का मनुष्य के साथ साक्षात्कार होता है। वो अतीत के साथ तो जुड़ा ही, साथ में वो वर्तमान से भी जुड़ता है, और दूर के साथ साथ वो निकट भी है। ठीक है। और अत्यंत यानी कि बहुत ज़्यादा, से अंत यानी कि खत्म, वो उन सभी का मिलन है। ठीक है। जो साहित्य है इन सब का मिलन है, जो साहित्य के अतिरिक्त अन्य किसी में संभव नहीं है। अब कैसे? जो साहित्य है वो दूर भी है, यानी कि हमसे थोड़ा दूर भी है, लेकिन हमारे निकट भी है। हमें कई बार फील ऐसा होता है कि हमारा साहित्य हमसे बहुत दूर चला गया, लेकिन हमारे अंदर ये भाव है कि हम उस साहित्य को याद किए हुए हैं। ठीक है। हमारे अंदर वो गीत लिखने का, काव्य रचना करने का, अपने आसपास समाज को देखने का वो जो कौशल है वो हमारे अंदर अभी भी विद्यमान है। तो क्या कहते हैं कि भाव से भाव का, यानी कि एक व्यक्ति का भाव, जैसे कबीर दास की जो दोहे हैं उसमें भाव है। ठीक है। अब उन्होंने अपने भाव उसमें रचे थे, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनको पढ़ता है तो उसके अंदर भी वही कबीर दास के भाव आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे वही है, भाव से भाव का, यानी कि एक की विचारधारा दूसरे व्यक्ति की विचारधारा को प्रभावित करती है। ठीक है। भाषा का भाषा कैसे, अगर हम यहाँ पे हिंदी प्रदेश में हैं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम सिर्फ हिंदी भाषा बोलते हैं, हम आसपास के राज्य की भाषा बोलते हैं। हम कहीं ना कहीं पंजाबी समझ सकते हैं, उर्दू समझ सकते हैं, हरियाणवी समझ सकते हैं, बिहारी समझ सकते हैं, भोजपुरी समझ सकते हैं। तो हम कहीं ना कहीं उस भाषा को समझ सकते हैं ना। अगर हम यहाँ पे बैठे बैठे कोई दूसरी भाषा का गीत पढ़ते या फिर किसी दूसरी भाषा के व्यक्ति से बात करते तो हम उसकी भाषा को समझते हैं, है ना। तो वही है, भाषा से भाषा का जो संबंध होता है, ग्रंथ से ग्रंथ का मिलन। अब ऐसा तो नहीं है ग्रंथ में कैसे हो जाए, ग्रंथ में देखो ना, कुछ ज़्यादा ही डीपली समझा रही मैं। जैसे ग्रंथ का ग्रंथ से ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पास, जैसे कोई हम ग्रंथ उठाते हैं, जैसे पद्मावत देख लीजिए, या फिर कोई रचयिता देख लीजिए, क्या करूँ, मेरे को दिमाग पद्मावती घूम रहा है। जैसे जायसी जी है, वो हिंदी प्रदेश से तो थे नहीं, वो दूसरे प्रदेश से थे, तो उनकी भाषा भी जो थी वो थोड़ी सी उर्दू से थी। ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या जो रचना की उसमें थोड़े से उर्दू के भी शब्द मिलते हैं, थोड़ी डिफ़िकल्ट है उनकी लैंग्वेज, लेकिन फिर भी वो हम भाषा समझ सकते हैं। उनके जो ग्रंथ में जो हमें मिलता है, जो मोर बेसिक जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदी ग्रंथों से मेल खाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक साहित्य ही है जो एक से दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है। चलिए अब अगला पढ़ लेते हैं, तो ज़्यादा ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर पाश्चात्य समीक्षक हेनरी हैडसन जी, जिनकी परिभाषा क्या है, वो कहते हैं कि साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है। ठीक है। साहित्य क्या है? मूलतः भाषा का माध्यम, यानी कि जो भाषा का जो माध्यम है उसके द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति भाषा के थ्रू अपने जीवन की अभिव्यक्ति करे। ठीक है। गहराई से देखा जाए तो हेनरी की इस परिभाषा को लोक साहित्य की ओर अधिक झुकाव से हम देख सकते हैं। ठीक है। कैसे? भाषा, जो भाषा होती है मोस्टली
अगर हम देखें तो भक्ति काल में, रीति काल में, या फिर आधुनिक काल में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भाषा में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। लेकिन जो लोक साहित्य है उसमें हम देखते हैं कि उसमें कभी कभी थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। लोग अपने सुविधा के अनुसार भाषा में परिवर्तन करते रहते हैं। अगर हम लौकिक साहित्य में देखते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और भाषा के ही द्वारा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन की अभिव्यक्ति करता है। इसलिए हमें इनकी जो परिभाषा है ये लोक साहित्य की और अधिक सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने साहित्य का अर्थ समझ लिया, साहित्य का मतलब क्या है। अब लौकिक का मतलब समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बुक पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पे कहीं पे भी लौकिक शब्द लिखा हुआ नहीं देखा। आप ये अभी तक सोच रहे हो कि आखिर में क्या लौकिक कर रही हूँ। यहाँ पे जो बेसिक जो शब्द है वो है लोक, और लोक को हम मैं लौकिक कह रही हूँ इसलिए क्योंकि ये लोक जो है ये लौकिक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे लोक जो है ये संस्कृत के लोक धातु से बना है, जिसमें ध्वनि प्रत्यय जोड़ने से ये शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब लोक का जो मूलतः जो मीनिंग है वो क्या है, देखना, लोकत, जो कि थोड़ा बिहारी भाषा में चला जाता है। ठीक है, लोकत, लोकना। ठीक है, फिर आ जाता है जो इसका सेकंड मीनिंग है वो है लोग, जन समुदाय, यानी कि जो नॉर्मल जन है। ठीक है, उस संपूर्ण जन समुदाय से है जो किसी देश में निवास करता है। और इसका जो थर्ड मीनिंग है वो है स्थान। ठीक है, कोई एक विशेष स्थान। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो लोक पढ़ रहे हैं, हमारे पेपर में ये जो लोक शब्द है उसकी जो मीनिंग है वो क्या है, वो है जन समुदाय, जो नॉर्मल जन समुदाय है उससे संबंधित है। ठीक है, ये लोक। अब ये जो लोक जो है स्थान के देखे तो क्या है कि ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्तक में लोक शब्द का व्यवहार हमें जीवन तथा स्थान दोनों अर्थों में देखने को मिलता है। ठीक है, जीव यानी कि व्यक्ति, जन समुदाय और स्थान। ठीक है, अब जैसे लोक हो गया ना, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और जाने कितने लोक है ना, स्वर्ग लोक, नरक लोक, मृत्यु लोक। तो ये क्या है, ये सब लोक ही है। तो लोक का जो प्रयोग है वो 3 अर्थों में किया जाता है। अब यहाँ पे वही देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 अर्थ हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्तक में। ठीक है, जहाँ पे जीव और स्थान 2 रूपों में यूज़ किया जाता है। इस प्रकार पुराणों में भी लोक शब्द के क्या है, स्थान के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता रहा है। लोक शब्द हिंदी में लोक शब्द बन गया है। ठीक है, अब ये जो लोक शब्द है हिंदी भाषा में आके ये लोक बन गया। लोक यानी कि जन समुदाय बन गया है, जिसका अर्थ स्थान, संसार, प्रदेश, जन या लोक, समाज, प्राणी, यश, दिशा आदि से होता है। अगर हम देखें तो उपनिषदों में 2 लोक माने गए हैं। ठीक है, 2 लोक माने गए, कौन कौन से, एक है इहलोक और एक है परलोक। इहलोक क्या होगा, पृथ्वी जहाँ पे हम सब लोग रह रहे हैं, और परलोक जहाँ पे ईश्वर देवी देवता लोग रहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने अभी ऊपर में लोक पढ़ा, अब इस लोक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी के जो लोग हैं वो उसे फोक कहते हैं, फोक। ओके, फोक का जो मीनिंग है यहाँ पे अशिक्षित, असभ्य ऐसे लोगों से किया गया है जो नगर में रहते चाहे गांव में, वो सब असभ्य के असभ्य ही रहेंगे। ठीक है, जैसे हम जब शहर में रहते हैं तो कोई गांव से लोग आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गंवार कहते हैं। इसे तो रहने सहने का कोई ढंग ही नहीं है, क्या अपने रीति रिवाज बस अगड़म बगड़म चलाता रहता है। तो यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे क्या है कि उसे यहाँ पे फोक कहा गया है, उसी का यहाँ पे अंग्रेजी रूपांतरण किया करती है फोक। अब ये जो फोक है, अब इस शब्द को हम देखते हैं कि आखिर हिंदी के साहित्यकारों ने फोक शब्द को कैसे कैसे रखा है। ऐसे मोस्टली ये जो फोक शब्द है उन्हीं लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो गांव में रहते हैं। ठीक है, फिर अगर हम, चूँकि हम भारत के निवासी है, अगर हम किसी विदेश में जाए, किसी जैसे ब्रिटेन, USA, अमेरिका या फिर किसी दूसरे देश में जाए, तो वो हमें क्या कहेंगे, गंवारी समझेंगे, क्योंकि हमारे अंदर सभ्यता नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं लेकिन उतने पढ़े लिखे नहीं जितने कि वो सब पढ़े लिखे, तो इसलिए हम उनके नज़र में अशिक्षित हो जाएंगे, असभ्य हो जाएंगे, कल्चरलेस हो जाएंगे, है ना। इसलिए तो यहाँ पे उनके लिए फोक शब्द यूज़ किया गया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या यहाँ पे एक डेफिनेशन कर रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं है, यानी कि जनपद यानी कि कोई जन समूह या फिर कोई गांव नहीं है, बल्कि नगरों और गांव में फैली हुई वह समस्त जनता है। जो नगर में और गांव में फैली हुई जो है वो समस्त जनता है, जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं है। ठीक है, जिनके व्यवहारिक यानी कि जो व्यवहार करते हैं, जो लोग
कोई व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहार का आधार पोथियाँ नहीं है कि उन्होंने कहीं से सीखा हो, कहीं से शिक्षा ली हो कि तुम्हें ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा व्यवहार नहीं करना। जैसे कहते हैं सिविलाइज्ड लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम अंग्रेजों में देखते हैं क्या करते हैं, ऐसे खाना है, चाकू चम्मच से काट के खाना है, कपड़ों का पहनने का ऐसा ढंग होना चाहिए, अच्छे से सब कुछ संभाल के सहेज के रखना चाहिए। तो ये सब क्या हो गई, पोथियाँ हो गई, ग्रंथ हो गए, जिसमें से घिसा पिटा याद कर करके उसे अपने अंदर डाला गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कोई ज्ञान जो हासिल किया है वो पढ़ के अपने अंदर दिमाग के अंदर घुसाया हुआ नहीं है, टेप रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये लोग नगर में परिष्कृत यानी कि नगर में अपने आप इन्होंने खुद को बनाया है, रुचि संपन्न है, यानी कि उनके अंदर रुचियाँ हैं, वो अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी कार्य कर सकते हैं। सुसंस्कृत है, यानी कि संस्कृत यानी कि अपने अंदर वो संस्कृति से भरे हुए, उनके अंदर बहुत सारी संस्कृति है। समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं। तो ये क्या कहा है कि जो लोग समझते हैं, ऐसा समझते हैं, ठीक है, अधिक सरल है, यानी कि उनकी लाइफ से अधिक सरल है, और ये अकृत्रिम यानी कि दिखावटी नहीं है। एक होता है कृत्रिम और एक होता है अकृत्रिम। तो अकृत्रिम यहाँ पे यानी कि क्या है, जो दिखावटी नहीं है। अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त हैं, यानी कि उनका जो जीवन क्या है, एकदम सीधा साधा सरल, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है। अपरिष्कृत रुचि वाले लोगों की समूची विलासिता सुकुमारिता को जीवित रखने के लिए आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करता है। ठीक है, जो परिष्कृत रुचि रखने वाले लोग हैं, ठीक है, परिष्कृत रुचि मीन्स कि जो शहरी लोग हैं, ठीक है, जो अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो नई नई चीज़ों में रुचि तो रखते हैं लेकिन वो अपनी प्राचीनता, अपनी जो मूलभूत जो जड़ें हैं उसे भूलते जा रहे हैं। यहाँ पे उसके बारे में कहा गया। ठीक है, उन लोगों की समूची विलासिता, अब विलासिता सुकुमारिता यानी कि उनके अंदर जो विलास है, यानी कि सिविलाइज, जो कि विलासिता की जो चीज़ें होती है, शराब वराब और एक नई नई चीज़ें वो हमेशा क्रिएट करते रहते हैं, तो वो विलासिता को जीवित रखने के लिए आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। यानी कि नॉर्मल जन सामान्य की यहाँ पे अच्छे से डेफिनेशन दी गई है कि वो उन्हीं लोगों के लिए कार्य करते हैं, खेती बाड़ी कुछ भी। अगर जो गांव में जो मोस्टली चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि किसी नई कला का निर्माण, कोई गीत लिखना, कोई गीत गावन, कोई नई नई चीज़ जैसे बांस की डंडियों से बनाना, तो उनकी रुचि के लिए ये सब जो जन सामान्य है ये कार्य करता रहता है, यहाँ पे बताया गया। फिर डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक की यहाँ पे क्या परिभाषा दी है, वो कहते हैं कि लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है, मनुष्य समाज का, ठीक है, जो अभिजात्य संस्कार शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है। ठीक है, यानी कि जो अभिजात परंपरा, ठीक है, कि जाति पाति, शास्त्रीयता यानी कि शास्त्र, ठीक है, जो वेद ग्रंथ होते हैं, और पांडित्य यानी कि जो हिंदू मुस्लिम जो पंडित लोग हैं, पूजा पाठ का ये सब जो ढोंग वोंग रचते रहते हैं, उनकी चेतना और अहंकार, ठीक है, और जो लोग अहंकार गुस्सा करते रहते हैं, जिसके अंदर घमंड आ जाता है, ठीक है, उन सब से शून्य है। कौन? ये मनुष्य का वह वर्ग है, लोग, और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है, और उसके अंदर एक ही परंपरा का प्रवाह रहता है, वो अपनी संस्कृतियों को निभाते रहते हैं। फिर डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, ये बहुत फेमस है, ठीक है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, इन्होंने पूरा एक ग्रंथ लिखा है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इनकी हमें बहुत सारी डेफिनेशन देखने को मिलेगी, तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन क्या है, जो लोक संस्कृत या परिष्कृत वर्ग से प्रभावित ना होकर, ठीक है, संस्कृत से और परिष्कृत वर्ग से प्रभावित ना होकर अपनी पुरातन स्थिति में ही रहता है, ठीक है, अपनी पुरातन स्थिति में ही रहता है, वे लोग होते हैं। ओके, एकदम सीधी सादी सिंपल सी, जो संस्कृत और परिष्कृत वर्ग से प्रभावित नहीं होता, अपनी पुरातन स्थिति में रहता है, वे लोग होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन इनकी। फिर आगे है पूर्णिमा श्रीवास्तव जी, ठीक है, पूर्णिमा श्रीवास्तव जी क्या कहते हैं लोक के संदर्भ में, वो कहती हैं उस जन समाज से है, लोक का अर्थ उस जन समाज से है जो विस्तृत रूप में इस पृथ्वी पर फैला हुआ है और जिसमें सभी प्रकार के मनुष्य सम्मिलित हैं। ठीक है, पूर्णिमा श्रीवास्तव जी ने ये कहा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही, इसमें मैंने सिर्फ आपको लोक और साहित्य का मतलब बताया है। इसके बारे में हम उसकी जो अवधारणा है, लोक साहित्य की अवधारणा, उसकी जो बारे में और भी लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, डेफिनेशंस दी है, वो सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इस पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, चलिए बाय बाय। मेरा नाम है ज्योति, चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके इसमें डाउट थोड़ी क्लियर आई हो, आपको अगर इंटरेस्ट आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं अच्छा समझा रही हूँ कि नहीं समझा रही हूँ। बस थैंक यू। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।